हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन टॉपिक के ऊपर। देखो, हम क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरू किए थे, तो मुझे लगा कि अब साथ साथ मुझे हायर स्टडीज़ का भी मतलब हायर क्लासेस का भी आपको पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वर्क 2 का एग्ज़ाम पता नहीं कब हो जाए और DSSB TGT के भी एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और साथ के साथ ये वाले सेशंस भी पैरेलल में चलते रहेंगे, सो दैट आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग साथ के साथ 6, 7, 8 के साथ साथ अगर ये सेशंस भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मेन ब्रेकडाउन है। जो हम फूड मटेरियल लेते हैं उसका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में उसको तोड़ना, दैट इज डाइजेशन। ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स फूड के क्या क्या हैं भाई? ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, आप सबने 6th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पिछले सेशंस में पढ़ाया भी है। विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को भी मान लिया जाता है। ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? प्रिवेंटिव है, मतलब ये प्रिवेंशन देते हैं डिसीजेस से, बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। वाटर डिहाइड्रेशन होने से रोकता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। बॉडी प्रेफरेंस किस तरीके से होती है? सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है, फिर उसके बाद वो फैट को यूज़ करती है और फिर प्रोटीन को यूज़ करती है। ठीक है। फूड क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने आपको अभी बताया। कांट बी यूटिलाइज डायरेक्टली, हम डायरेक्टली हमारी बॉडी उसको एज अ यूज अप नहीं कर सकती, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। ये एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, ये आप याद रखेंगे। बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों ही, और बॉडी प्रेफरेंस भी याद रखेंगे। डेफिशिएंसी डाइटरी क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। इसमें 2 डिसीजेस हो जाती हैं, मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो मैरास्मस क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैरास्मस जो है वो 1 साल से कम बच्चों को हो जाता है और क्वाशियोरकर 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को होता है। मतलब क्वाशियोरकर कभी भी 1 साल से कम बच्चों को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से ही क्वाशियोरकर होता है। अब जब बच्चा छोटा है, इन्फेंट है, तो वो दूध पर डिपेंडेंट है, तो उसमें 1 से ज़्यादा मतलब 1 साल से ज़्यादा वाले को ही क्वाशियोरकर होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो केवल अभी मिल्क पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और एक इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, मैरास्मस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से होता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की तो है ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कमी से मैरास्मस रोग होता है। अब न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम। न्यूट्रिशन सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में किस तरीके का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। आप 5 प्रोसेसेस देखेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, स्वांगीकरण और डेफिकेशन। इंजेशन ऑफ फूड मतलब आप इंजेशन मतलब फूड को आप इनटेक कर रहे हो। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हो। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपने डाइजेस्टेड फूड है, जो आपने सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया है, उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। एसिमिलेशन, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो जो एब्जॉर्ब फॉर्म में फूड मटेरियल है। डेफिकेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको आप अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो माउथ से लेके एनस तक पूरी एक कैनाल होती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माउथ के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में। ये क्या है और इनके क्या फंक्शंस हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप हमेशा एक बात याद रखना कि हम बात करते हैं हमेशा पहले स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस की। तो ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? पैलेट आता है, मतलब तालू आता है। टंग मतलब जीभ आती है। टीथ मतलब दांत आते हैं, ये आपके ओरल या वक्कल कैविटी के अंतर्गत आते हैं।
एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप याद रखना, ये यूवुला, इस पर क्वेश्चन आया है। यूवुला मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन कह सकते हैं, क्लोज्ड इंटरनल लेयर्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। मतलब जब हम खाना खाते हैं, खाना गटकते हैं, तो खाना गटकते टाइम जो हमारा खाना है वो नोज़ में या नेजल पैसेज में ना चला जाए, तो जो यूवुला है वो उस पैसेज को बंद कर देता है और हमारा खाना जो है वो ईसोफेगस में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टंग की। तो टंग जो है फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, स्केलेटल मसल्स का बनी होती है। ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इसे गस्टो रिसेप्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। स्पीच में हेल्प करती है, स्पीच में मेनली लैरिंग्स होती है, लेकिन स्पीच में आप ध्यान दें, जैसे ट वर्ड बोलना है तो आपका जो जीभ है जब वो तालू से टकराएगी तब ट वर्ड निकलता है। तो इस तरीके से जो स्पीच निकलने में जीभ हेल्प करती है। हेल्प इन बोलस फॉर्मेशन, जब हम खाना खाते हैं तो जीभ सलाइवा सिक्रेट कर लुगदी बनाती है उस खाने की, जिसे बोलस कहते हैं। अटैच द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जिस फ्लोर से ये अटैच्ड होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुली इसका पूरा नाम होता है। अपर सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे पेपिली कहते हैं, और इस पेपिला में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीथ। टीथ में अब हम बात कर रहे हैं, हार्ड च्युइंग सरफेस है इनेमल, और ये एमिलोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती हैं। थीकोडॉन्ट के बारे में हम बात करेंगे, एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन, मतलब हमारे जो ह्यूमन बीइंग के जो दांत हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं क्योंकि वो अटैच्ड होते हैं। हेट्रोडॉन्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का पाया जाना हेट्रोडॉन्ट कहलाता है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसिजर कुतरने के काम आते हैं, इसलिए इसे निबलिंग भी बोलते हैं। कैनाइन टीयरिंग, चीर फाड़ के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है वो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। डाइफियोडॉन्ट मतलब दांत जो कि 2 बार निकलते हैं। मोनोफियोडॉन्ट मतलब जो लाइफ में 1 बार निकलते हैं। तो ऐसे कौन से मोनोफियोडॉन्ट हैं, तो आप लिखेंगे प्रीमोलर, 8 प्रीमोलर और 4 मोलर जो कि जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं और जो कि बच्चों में एब्सेंट होते हैं। मिल्क के जो टीथ हैं जिन्हें हम डाइफियोडॉन्ट बोलते हैं, जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। और परमानेंट टीथ की संख्या 12 होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, परमानेंट टीथ 12 जो कि मोनोफियोडॉन्ट होते हैं, जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। डेंटल फॉर्मूला अगर चाइल्ड का पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, 2102 2102। ये एक तरफ का होता है, इसी में अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो पूरा डेंटल फॉर्मूला मतलब पूरा 20 बन जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये होता है अपर जॉ का और ये होता है लोअर जॉ का। ठीक है, हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। 2102 2102। एडल्ट का 2123 2123। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग को भी पसंद आएगा। फिर हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। साइमल्टेनियसली हम लोग 11th 12th की एनसीईआरटी लेकर चलेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ सिलेबस आप लोग का टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप लोगों को भी एकदम हड़बड़ी सी ना लगे कि अरे इतना सारा सिलेबस है, कैसे क्या कंप्लीट होगा। चलिए अब हम बात करें नीसोफेरिंग्स की। सबसे पहले फेरिंग्स देखते हैं। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नीजोफेरिंग्स। ये गलत है, ये ईसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया ये श्वास के लिए पता है, ईसोफेगस ये फूड के लिए। जो यूवुला है वो नेसल पैसेज को बंद कर देता है, ये एयर के लिए, ये फूड के लिए माउथ है। एपिग्लॉटिस, ये देखो एपिग्लॉटिस ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का है। ये कार्टिलेजिनस है, मतलब इसमें बोन नहीं पाई जाती है। फ्लैप प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। ये हमेशा याद रखना, ग्लॉटिस क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड को ग्लॉटिस में जाने से रोकता है। ठीक है, ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, ओपन इनटू एक्सटेंशन पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ होता है, स्टोमक में खुलता है। नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप अच्छे से लर्न रख सकते हैं तो आप रखिए। और भी अगर कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी एक हो सकते थे 1 लाइनर फॉर्म में, तो मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोमक के बारे में।
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्टोमक से शुरू करते हैं। देखो ईसोफेगस जो है वो ओपन होगा स्टोमक में। तो जिस स्फिंक्टर्स की वजह से वो फूड ईसोफेगस से स्टोमक में आता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर क्या काम करता है, रेगुलेट ईसोफेजियल ओपनिंग इनटू स्टोमक या प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस। मतलब एक बार अगर फूड ईसोफेगस से स्टोमक में आ गया तो अब वापस से स्टोमक से ईसोफेगस में नहीं जाएगा। तो वो किसकी वजह से, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से। स्टोमक में इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है, इट इज़ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। 4 to 5 आवर्स यहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है। इसके 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, पायलोरिक और कॉर्पस। कार्डियक ईसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है उसे कार्डियक कहते हैं। पायलोरिक ओपन इनटू ड्यूडेनम। पायलोरिक स्फिंक्टर से आप याद रख सकते हैं प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्टोमक। जब एक बार खाना स्टोमक से ड्यूडेनम में चला जाता है तो पायलोरिक स्फिंक्टर उस खाने को ड्यूडेनम से स्टोमक में वापस आने से रोकता है। अब ड्यूडेनम क्या है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट इज सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट। अब ड्यूडेनम क्या है, तो ड्यूडेनम इट इज सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम अगर डाइजेशन कहीं होता है तो वो यहीं होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है, बिकॉज इट इज़ नैरो। जेजुनम, आइलियम, ये 2 पार्ट्स और हैं, मतलब टोटल 3 पार्ट्स हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जेजुनम मिडिल पार्ट है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, मैक्सिमम डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। आइलियम लास्ट पार्ट है, हाईली कॉइल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का। ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है सीकम, उसमें ये ओपन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो आइलियोसिकल बाल्व या इलियोसिकल बाल्व जो है वो यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ये क्या करता है कि जैसे जो भी मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो एक बार आ गया, अब उसको वापस बैकफ्लो होने से रोकता है। बाल्व का काम हमेशा बैकफ्लो रोकना होता है। फिर उसके बाद सीकम स्मॉल है, ब्लाइंड सैक है। आइलियम ओपन इनटू आइलियम जो है वो सीकम में ओपन होती है। सीकम और क्या काम करता है, तो सब माइक्रोब जैसे इकोलाई को होस्ट, मतलब यहाँ पर ये रहते हैं, जो इकोलाई वगैरह होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कॉलन असेंडिंग, ट्रांसफर डिसेंडिंग, सिग्मॉइड इस तरीके से बटा होता है। ऊपर वाला पार्ट असेंडिंग, दैट इज ट्रांसफर, दैट इज डिसेंडिंग, और एक सिग्मॉइड पार्ट और होता है ये फूला सा यहाँ पर। फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। तो रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर्ड ऑफ फीसेस, जो भी फीसेस है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, इसको टेम्परेरी स्टोर करता है। डिसेंडिंग कोलम ओपन इनटू रेक्टम, एंड जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू ओपन हो जाता है, फीसेस को एक्सक्रिएट आउट कर देता है। और ये कॉर्पस जो है ये मेन पार्ट ऑफ स्टोमक होता है, ये आप इस पार्ट को याद रखेंगे। तो इस पार्ट से हमें कितने पॉइंट्स मिले, एक तो ड्यूडेनम वाला मिल गया कि सी शेप्ड और मैक्सिमम डाइजेशन होता है। जेजुनम है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। आइलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। और सीकम में इकोलाई हो सम माइक्रोब्स लाइक इकोलाई, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमक जे शेप्ड है, स्टोर्ड फूड 4 to 5 आवर्स, और कॉर्पस जो है वो मेन पार्ट होता है। तो यहाँ से हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए मिल गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीकम में, ये आपका कौन सा आइलियोसिकल वॉल्व है, ये आपका सीकम है। और सीकम में यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, अराइजेस फ्रॉम सीकल और सीकम, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। याद रखना आप, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा, पाएंगे कि वर्मीफॉर्म कैसा है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है हमारे शरीर में। अब हम बात कर रहे हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। तो अगर हमसे पूछे आउटर टू इनर इसका क्या क्रम होगा, क्या सीरियल होगा, तो सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और अगर हमसे पूछे कि इनर टू आउटर क्या होगा, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। चलिए अब हम बात करते हैं सीरोसा की।
सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है और सिंपल स्क्वैमस इपीथीलियम की बनी होती है। हमेशा याद रखना, आउटर लेयर और सबसे अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर एपिथीलियम की बनी होती है। एपिथीलियम के नीचे कह सकते हैं या उसके साथ में कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा होता है। तो सीरोसा में किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ये आप याद रखेंगे, एरियोलर। किस प्रकार का, एरियोलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं मस्कुलैरिस की। तो मस्कुलैरिस ये दो प्रकार की हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल है जो कि आउटर मतलब अगर आपकी बाहरी रूप से अगर आप मस्कुलैरिस को देख रहे हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी और इनर तरीके से देख रहे हो तो वो सर्कुलर होगी। इसको याद रखने का आप इसको लॉकाई या लॉकी से याद रख सकते हैं। मतलब L फॉर लॉन्गिट्यूडनल, O फॉर आउटर, C फॉर सर्कुलर, I फॉर इनर। ठीक है, इनर टू सीरोसा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, लिम्फ वेसल्स में मिलते हैं, नर्व सप्लाई में कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलती है। ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है, ओनली इन ड्यूडेनम सब म्यूकोसा, अगर ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा की बात करें तो उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में इवन KVS तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओनली इन ड्यूडेनम सब म्यूकोसा ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइकार्बोनेट होता है, म्यूकस होता है। बाइकार्बोनेट होने की वजह से एल्कलाई होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूकोसा के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो म्यूकोसा से ही रिलेटेड हैं। तो म्यूकोसा में सबसे पहले हम बात करेंगे तो इनर मोस्ट लेयर है। अगर आपसे इनर टू आउटर पूछा जाएगा तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सीरोसा, इस प्रकार का क्रम रहेगा। ये क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर। ठीक है, स्टोमक में अगर इरेगुलर फोल्ड्स बन रहे हैं तो वो म्यूकोसा बनाएगी जिसे हम रागी बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विलाय बोलते हैं। ये आपकी विलाय है, ये इस तरीके से विलाय है और इसमें जो सेल्स पाई जाती है इन्हें हम माइक्रोविलाय कहते हैं। और ये जो गड्ढा दिख रहा है ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन है इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाय। ये आपको ये जो गड्ढा दिख रहा है ये क्या है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये जो सेल्स दिख रही है दैट इज माइक्रोविलाय और ये पूरी की पूरी क्या है, विलाय। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहां पर है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो आप उनको क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। विलाय में क्या प्रेजेंट होता है, विलाय सप्लाइड विद कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है, एंड लैक्टियल, लैक्टियल को क्या बोलते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं जो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। एंड म्यूकोसा इन आइलियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइलियम की जो आइलियम की जो म्यूकोसा है उसमें पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बोलते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू के बने होते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स या फिर पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, आइलियम की म्यूकोसा में। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन पाए जाते हैं। तो किस में, ये म्यूकोसा में। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की ये बनी होती है। सीरोसा काई की बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। म्यूकोसा काई की बनी होती है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की। ये पॉइंट्स अगर आप इस तरीके से ऐसे लर्न रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये कितने पेयर्स में होती हैं, तो 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनके नाम क्या क्या हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी जो डक्ट है वो स्टेंसन्स डक्ट कहलाती है। फिर है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जिसकी डक्ट है वार्टन्स डक्ट, और वार्टन्स डक्ट में ये सबसे लार्जेस्ट डक्ट है। वार्टन्स डक्ट सबसे लार्जेस्ट डक्ट है जो कि 70 to 75% सलाइवा बनाती है। फिर है सबलिंगुअल की जो डक्ट है वो डक्ट ऑफ रिवेनस है, ये बिलो टंग पाई जाती है। तो इसमें आपको ये 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से आपको लर्न रखने हैं। फिर उसके बाद आती है बात लिवर की। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। 2 लोब होते हैं, इन लोब को हिपैटिक लोब बोलते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिवर की। और एक चीज़ और है कि हिपैटिक लोब्यूल किससे मिलकर बनता है, तो हिपैटिक सेल से, जो कि बाइल को सीक्रेट करती हैं। हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। शीथ अराउंड ईच लोब्यूल कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है।
ये इस तरीके से एक पोर्टल ट्रायड होता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन आती है इसके अंतर्गत, बाइल डक्ट आती है और हेपेटिक डक्ट आती है। ये आगे इसी चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना बाइल को। सीक्रेट होगा लिवर से, लेकिन स्टोर्ड और कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर होगा? तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं? तो सिस्टिक डक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो ये सी शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम में सिचुएटेड होती है। कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड इसलिए क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। 98% ऑफ ग्लैंड एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, 2% एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन की जो यूनिट है वो एसिनी होती है या एकिनाई बोल सकते हैं आप, जो कि सीक्रेट करती हैं पैनक्रिएटिक जूस को, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इस वजह से पैनक्रिएटिक जूस को कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो यूनिट है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को सीक्रेट करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन को सीक्रेट करती हैं। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है जो कि रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन टूटकर, लिसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज में परिवर्तित होना, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाना। फैट और प्रोटीन का टूटना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज का नए तरीके से बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब यहाँ पर फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम रखता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोज से फैट का बनना लाइपोलिसिस कहलाता है। इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए शरीर में तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो जो मैं आपको बोल रही थी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलना। ये आपकी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट है, जो दोनों ही बाइल को सीक्रेट करती हैं। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, यहाँ पर है ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल भरा है, तो ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट मैंने अभी आपको बोला था क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या कहलाती है? कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहलाती है? कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या कहलाती है? कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहाँ से ये पोस्टीरियरली ये इस तरीके से ये एक्सटेंड होती जाएगी। ये आपका ड्यूडेनम है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होगा, पेनक्रिएटिक डक्ट कहलाएंगी ये, जिसे हम डक्ट ऑफ विर्संग बोलते हैं। ये आगे इस तरीके से एक्सटेंड होंगी, तो इसे बोलेंगे यहाँ से ये मिल गई कॉमन बाइल डक्ट मिल गई, और क्या मिल गया यहाँ से? पेनक्रिएटिक डक्ट मिल गई। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या मिली? कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, जिसे हमने नाम क्या दिया? हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ये आगे और एक्सटेंड होगी। यहाँ पर ये फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? एम्पल ऑफ वेटर। एम्पल ऑफ वेटर ये साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है, जो कि बाइल और पेनक्रिएटिक जूस को ड्यूडेनम में सीक्रेट करेगा। फिर यहाँ पर एक स्फिंक्टर, एक बाल्ब लगा होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ये बैक फ्लो मतलब एक बार अगर ये बाइल और पेनक्रिएटिक जूस यहाँ आ गया, क्योंकि खाना ड्यूडेनम में है, तो ये सब यहाँ पर आ गया, तो अब इसको वापस जाने से रोकता है कौन? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। समझ आ गया? राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जिसे हमने बोला कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, इन दोनों को मिलाकर बोला कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट को हमने मिलाकर बोला हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। यहाँ तक की अगर बात क्लियर हो गई, सेशन पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सलाइवा। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। 99.5% इसमें H2O होता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंटीबॉडी IgA टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट है। म्यूकस होता है जो कि लिब्रिकेट करता है फूड को और एक बोलस फॉर्म में बनाता है। फिर हम बात करते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसका पुराना नाम है टाइलिन। क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। 30% ऑफ स्टार्च का जो डाइजेशन है वो आप कह सकते हैं माउथ में हो जाता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम और होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जो इन्फेक्शन से रक्षा करता है। नाउ वी मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का pH 1.8 होता है, विच इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर, सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि म्यूकोसा बनाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करती है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करती है,
Castle intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin B12, and vitamin B12 is essential for RBC maturation. If there is deficiency of vitamin B12, pernicious anemia. Now we move further and talk about chief cell or peptic cell. It secretes pepsinogen, prorenin and gastric juice. Pepsinogen and prorenin are inactive enzyme, that's why they are called zymogen. Pepsinogen is converted into pepsin in presence of HCl, and prorenin in presence of HCl it is converted into renin. These are proteolytic enzymes, and pepsinogen and prorenin inactive enzyme called zymogen. What's the function of HCl? HCl function is activation of zymogen and kill germs, maintain acidic pH. What's the function of mucus? It lubricate and protect mucosal epithelium from concentrated HCl. Now we move further and talk about pancreatic juice. Pancreatic juice secrete nuclease, pancreatic lipase, pancreatic amylase, and protein breakdown by trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. तो पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं उनका नाम देखो, न्यूक्लियस, पैनक्रिएटिक लाइपेज, मेरे साथ साथ एक बार इसको रिपीट करो, न्यूक्लियस, पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. नाउ वी मूव फर्दर. We talk about bile. Bile is alkaline in nature. No enzyme found in bile juice. Bile pigment, there is two types of bile pigment, bilirubin and biliverdin. Bilirubin which is in yellow in color and biliverdin green in color. जब भी bilirubin मात्रा में ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है, लिवर को अफेक्ट करता है. Now we move further and we talk about bile salts. Bile salts emulsification of fat में हेल्प करते हैं. एक्टिवेट लाइपेज, लाइपेज का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करवाता है. उसके बाद बाइल में कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं. इंटेस्टाइनल जूस का अनदर नाम है सक्कस एंटेरिकस, जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं. इसका pH 7.8 होता है विच इज एल्कलाइन. ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में, जो कि बाइकार्बोनेट और म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिसका काम होता है प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना फॉर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज एंड सक्कस एंटेरिकस. सक्कस एंटेरिकस और पैनक्रियाज का जो एंजाइम है उसके लिए एल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करना. क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज और सक्कस एंटेरिकस के जो एंजाइम है वो एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं. क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम्स लाइक माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज. माल्टेज क्या करता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, माल्टोज जो है वो एक डायसैकेराइड है और माल्टेज माल्टोज को दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है. लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है. सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है. इंटेस्टाइनल लाइपेज न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट करना, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अलग अलग करना. एंटेरोकाइनेज एक एक्टिवेटर है जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन सरफेस. और दो एंजाइम्स और हैं, अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज. अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में. स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है और माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है. 70% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है. पैनक्रिएटिक अमाइलेज जहाँ पर काम करता है और माल्टोज को तोड़ता है. फिर लैक्टेज की प्रेजेंस में जो कि सक्कस एंटेरिकस का एंजाइम है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है. सुक्रोज सुक्रेज की प्रेजेंस में ये सब प्रोसेस जो है वो ड्यूडेनम में होती है और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है. फिर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है और जो रेनिन है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है. कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है. 50% ऑफ प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो प्रोट्यूजेस प्लस पेप्टोन्स में हो जाता है और बाकी का जो 50% प्रोटीन है फिर जो प्रोट्यूजेस और पेप्टोन्स बचते हैं उनका जो डाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है. एंटेरोकाइनेज जो है जो कि सक्कस एंटेरिकस से रिलीज होता है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और जो ट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज करता है. फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स थे, प्रोट्यूजेज थे, पेप्टोन्स थे वो डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाते हैं. मतलब दो अमीनो एसिड्स बचे रहते हैं, बाकी सारे बॉन्ड्स आपस में टूट जाते हैं. अब डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में क्या होता है? अमीनो एसिड को बिल्कुल सिंपलिस्ट फॉर्म में ये तोड़ देता है. फिर बात आती है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड में बदलता है. न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है. फिर न्यूक्लियोसाइड में बन जाता है. फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो कि काम करता है और पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अलग अलग कर देता है. ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ड्यूडेनम में.
तो गाइज़ इस तरीके से यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम इस पर एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी एग्ज़ाम की, ये DSSB, KVS, NVS वर्क 2 सभी में इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।